दोनों मैकेनिज्म समझाने होते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट जेएसपी इंक्लूड एक्शन विथ जेएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव। तो 7 या 8 डिफरेंस आपको इजीली आप समझा सकते हो। या फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन जेएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव विथ अ प्रॉपर कोड। तो हमने जस्ट आपको रिवाइज करा दूं कि जेएसपी इंक्लूड एक्शन से हम किसी और फाइल का आउटपुट अपनी करंट जेएसपी में इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड एक्शन के जरिए क्या इंक्लूड कर सकते हैं मतलब, तो वो जो फाइल जिसका आउटपुट हम इंक्लूड करना चाहते हैं वो HTML फाइल भी हो सकती है, इट कैन बी another JSP, or it can be a servlet also, because we are just combining the output. Okay, now on the other hand, when we are using JSP include directive, what happens internally, the code of that external page is included or combined with the code of our current JSP. So internally the servlet which get generated after the translation of our JSP includes code of all these pages, and after all only one servlet is generated internally. Okay, one more thing I would like to share with you is that secondary pages should be kept in webinf folder, because in most of the cases when we are including external pages in our current JSP, we will not want our users to access those secondary pages directly. अगर हम उनको रूट फोल्डर में रखते हैं उन ऑक्सिलरी पेजेस को, तो क्लाइंट उनको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता है अगर क्लाइंट को उनका नाम पता है तो। लेकिन ज़्यादातर केस में हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमने उन पेजों को, जैसे कि मैं बात करूं हेडर पेज फुटर पेज, तो हेडर और फुटर पेज ऐसे है कि जो मैं सेपरेटली क्लाइंट को डिस्प्ले नहीं करूंगा, उन दोनों पेजेस को मैं बाकी के पेजेस के साथ हेडर पेज को शुरू में और फुटर पेज को लास्ट में ऐसे डिस्प्ले करना चाहूंगा। तो I will not want my client to access these pages directly, तो उनको हमें कहाँ रखना चाहिए, वेब INF में रखना चाहिए, ठीक है ना। वेब INF में रखने से वो एक्सेस हो पाएंगे, हमसे, हमारे कोड से, लेकिन क्लाइंट डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था इंक्लूड करना। फिर हमने एप्लेट्स की भी बात की थी। देखो ये हमारे थ्योरी सेशन में डिस्कस हुआ था एप्लेट, और काफी हद तक हमने इसको कवर भी कर लिया था, केवल एग्जांपल्स ही इसके डिस्कस करने बाकी है। एप्लेट्स मैंने आपको बताया था कि एप्लेट्स जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम है। शुरू के दिनों में जब जावा आया था, जब जावा में सर्वलेट्स नहीं थी, जेएसपी नहीं था, तो जब शुरू में जावा का संशोधन हुआ और जब इंटरनेट के लिए प्रोग्राम बनाने की जब जरूरत हुई, तो जावा में ये एप्लेट के प्रोग्राम्स रखे गए। मतलब एप्लेट का एक मैकेनिज्म हमें दिया गया कि एप्लेट के जरिए हम अपने वेब पेज को डायनेमिक कर सकते थे, क्योंकि वेब पेज को जब से इंटरनेट और उसकी डिमांड बढ़ने लगी, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स, वेब पेजेस बनने लगे। तो वेब पेज को बनाने के लिए जनरली HTML का यूज़ होता है, और HTML तो स्टैटिक है, उसमें डायनेमिक HTML कोड से हम कुछ डायनेमिक कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर जावा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो, या तो जावा ने या तो जावा के डेवलपर्स ने इस प्रॉब्लम का, मतलब कि वेब पेज को डायनेमिक बनाना, ब्राउजर पे जाता है वेब पेज, ब्राउजर रन करता है वेब पेज को, और ब्राउजर केवल समझता है HTML को, और HTML डायनेमिक नहीं है। तो जावा के डेवलपर्स ने उन HTML पेज में अंदर डायनेमिक कंटेंट एम्बेड किया जाए, डायनेमिक कोड इंसर्ट किया जाए HTML पेज के अंदर ही। उस पेज का एक्सटेंशन भी HTML ही रहेगा, पेज पूरा HTML का पेज ही रहेगा, लेकिन उसमें जहां पे डायनेमिक कंटेंट की जरूरत है वहां पे एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम एम्बेड किया जाए। ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप करके रखा, वो है एप्लेट्स। एप्लेट्स एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम है, तो जावा का प्रोग्राम डॉट जावा से सेव होता है, क्लास बनता है, सब कुछ सर्वर पे रखना है उसको। फिर HTML फाइल का जो कोड है, जहां पे हमें वो डायनेमिक कोड, डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना है, वो डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने का कोड कहां पे होगा, एप्लेट में।
तो उस एप्लेट को अपने HTML में एम्बेड किया जाएगा। फिर वो HTML पेज क्लाइंट की रिक्वेस्ट आने पर भेजा जाएगा ब्राउजर को। ब्राउजर उस HTML पेज को 1 बाय 1 लाइन को इंटरप्रेट करके आउटपुट प्रस्तुत करेगा क्लाइंट के सामने। जब उसके सामने ये लाइन आएगी जहां पे हमने एप्लेट को एम्बेड किया है, तो एप्लेट है तो जावा का प्रोग्राम, ब्राउजर उसको रन नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, वो एप्लेट जो हमने यहाँ पे एम्बेड की है वो HTML पेज के साथ आती नहीं है, केवल वहां पे टैग लिखा होता है कि यहाँ पे एप्लेट को रन करना है। तो जब ये लाइन ब्राउजर के सामने आएगी कि भाई यहाँ पे एप्लेट को रन करना है, तो ब्राउजर वापस जहां से ये पेज आया है वहां पे वापस रिक्वेस्ट करेगा कि एप्लेट को भेजो। तो सर्वर पे जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर से एप्लेट को भेजा जाएगा। एप्लेट वो जावा का क्लास। तो अब वो क्लास ब्राउजर को मिलने के बाद अब उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। वो एग्जीक्यूशन ब्राउजर खुद नहीं कर सकता, या तो जावा इनेबल्ड ब्राउजर होना चाहिए या ब्राउजर के पास प्लगइन होना चाहिए जिसके जरिए वो एप्लेट को रन कर सके। तो शुरू के दिनों में जावा के द्वारा वेब पेजेस को डायनेमिक बनाने के लिए, वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, वेब पेजेस में डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए एप्लेट्स का यूज होता था। लेकिन सावलेट्स के आने के बाद, JSP के बाद, एप्लेट्स का उपयोग बिल्कुल न्यूनतम हो गया है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि आज के दिनों में इट इज डेप्रिकेटेड टेक्नोलॉजी। आज के दिनों में इसका यूज नहीं होता। और आपको ये भी बता दूं कि आज के जो नए लेटेस्ट मोजिला के वर्जन्स है और गूगल क्रोम के वर्जन है ब्राउजर के, वो एप्लेट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप अभी एप्लेट बना के टेस्ट करना चाहोगे तो आपके लैपटॉप या पीसी में जो मोजिला फायरफॉक्स होगा उसमें वो रन नहीं होगा एप्लेट, क्रोम में भी रन नहीं होगा। काफ़ी पुराने वर्जन आप डाउनलोड करके टेस्ट करो तो उसमें रन होंगे, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में टेस्ट करो तो एप्लेट्स रन होंगे। लेकिन यहाँ पे हम उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की जो पुरानी वेबसाइट है उसी में कोई डेवलपर आगे कुछ कोडिंग कर रहा है, तो उस एप्लीकेशन अगर जावा में बनी है तो हो सकता है कि उसमें एप्लेट्स का यूज़ किया हो, और उन एप्लेट्स को अभी भी हमें अवेलेबल रखना है। तो हम कैसे उसको अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हैं JSP में, इस हेतु से यहाँ पे हमने एप्लेट की चर्चा की है। काफ़ी सारा डिस्कशन हमने किया था एप्लेट्स के बारे में कि भाई प्लगइन अवेलेबल है जावा का, जो जनरली एप्लेट जैसा कुछ हमें एम्बेड करना होता है ना, तो हम HTML में अगर मैन्युअली करना चाहे ना तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट टैग या एम्बेड टैग, ऐसा टैग हमें HTML में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हम JSP में जो हमें मैकेनिज्म दिया गया है ना वो लिखेंगे एप्लेट को यूज करने के लिए प्लगइन, और इंटरनली ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग का यूज होगा। हम देखेंगे JSP पेज में जब हम एप्लेट को यूज करेंगे ना तो इंटरनली जो सर्वलेट बनेगी ना उसमें ये टैग्स आ जाएंगे। हमने तो नहीं लिखे फिर भी आ जाएंगे। देखो एप्लेट को कैसे इंक्लूड करते हैं अपने JSP में, तो ये उसकी सिंटेक्स है, JSP कॉलन प्लगइन टाइप इक्वल टू एप्लेट, फिर एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू। मतलब एप्लेट को जितने एट्रीब्यूट आप पास करना चाहते हो वो कर सकते हो। कौन कौन से एट्रीब्यूट है उसके, तो 3 एट्रीब्यूट ऐसे है एप्लेट के जो हम जनरली यूज करेंगे। कोड, मतलब हमने जो एप्लेट बनाई है उसका क्लास नेम क्या है, देखो है जावा का प्रोग्राम तो क्लास तो होगा ही, और एप्लेट बनाने के लिए हमें क्लास बनाना पड़ता है। क्योंकि एप्लेट बनाने के लिए जैसे हम सर्वलेट बनाने के लिए HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करते हैं, उसी तरह एप्लेट बनाने के लिए इंटरनली स्टैंडर्ड जावा का एक क्लास है एप्लेट क्लास, उसको हमें एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, फिर विड्थ और हाइट, मतलब कि वो कितनी जगह स्क्रीन पे ऑक्यूपाई करेगा इन पिक्सेल्स, वो हमें देना पड़ेगा। ये 3 चीज हमें देनी आवश्यक है। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स है। देखो ये छोटा सा एग्जांपल, अगर आप HTML का पेज है आपका, HTML का कोड है आपका, उसमें अगर आप एप्लेट को घुसेड़ना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये एप्लेट टैग अवेलेबल है HTML में। ये लाइन हम लिखते हैं HTML में। अब जो एट्रीब्यूट्स की बात की मैंने कि भाई JSP प्लगइन के ये एट्रीब्यूट्स है, तो इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जाता है
इस तरह से ये सभी उसके एट्रीब्यूट्स है। टाइप एट्रीब्यूट जहाँ पे हम एप्लेट का टाइप लिखते हैं, मतलब प्लगइन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम वो लिखते हैं। कोड मतलब वहाँ पे हम क्लास नेम लिखते हैं। फिर विड्थ और हाइट, यहाँ पे हम एप्लेट का हाइट विड्थ लिखते हैं कि भाई इसकी विड्थ कितनी है और हाइट, मतलब जो अभी मैंने बताया कि 3 ऐसे एट्रीब्यूट्स है कि जो हम जनरली यूज करेंगे, विड्थ, कोड एंड हाइट। ठीक है, फिर उसके और भी एट्रीब्यूट्स है जो हम यूज करना चाहेंगे, लाइक कोड बेस, मतलब कि इससे स्पेसिफाई होता है कि बेस डायरेक्टरी एप्लेट की कौन सी है, बराबर। बाय डिफॉल्ट इट इज द लोकेशन इन विच द करंट जेएसपी फाइल रिसाइड्स। कोड बेस मतलब ये एप्लेट की बेस डायरेक्टरी कौन सी, जनरली हम जेएसपी को जहाँ पे रखा होगा हमने वहीं पे ये एप्लेट भी रखा होगा, तो कोड बेस में हम वो यूआरएल मेंशन कर सकते हैं। फिर अलाइन में कहाँ पे एप्लेट को, मतलब अलाइनमेंट क्या करना है ब्राउजर में, उसका जो जगह है उसकी, उसमें लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम या मिडल, हॉरिजॉन्टल स्पेस वर्टिकल स्पेस कितनी रखनी है। आर्चिव, अगर कोई ऐसी इमेज या और कोई क्लास हमने एप्लेट में यूज की है तो उसकी कोई जार फाइल हो तो वो हम आर्चिव में मेंशन कर सकते हैं। नेम हम दे सकते हैं आइडेंटिफायर एप्लेट को जिससे उसकी पहचान हो। टाइटल दे सकते हैं। जावा का वर्जन कौन सा यूज किया है, कौन सा जरूरी है वो हम मेंशन कर सकते हैं, जे वर्जन। और अलग अलग इंटरनेट, अलग अलग ब्राउजर के लिए, अलग अलग ब्राउजर के लिए प्लगइन कहाँ पे है, वो कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी हम यूआरएल दे सकते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे हम छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ जेएसपी कॉलन प्लगइन। अब देखो ये आपकी जेएसपी फाइल है, applet demo .jsp। यहाँ पे हमने HTML हेड, टाइटल, फिर H1 हेडर में लिखा JSP प्लगइन एग्जाम्पल। अब बॉडी पार्ट में देखो, वहाँ पे हमने JSP प्लगइन यूज किया है। JSP प्लगइन टाइप इक्वल टू एप्लेट, कोड इक्वल टू myapplet.class। जो एप्लेट हमने बनाई है उसका क्लास नेम जो है, कंपाइल करके क्लास फाइल भी जनरेट हुई होगी, वो लिखना है विड्थ और हाइट JSP प्लगइन ओवर। अब क्या होगा, जब ये पेज रन होगा ना तो उसमें अगर ये एप्लेट अवेलेबल है तो वो एप्लेट का आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो, ये जो एप्लेट है यहाँ पे, ये उसका कोड है, ठीक है, एप्लेट का कोड। ये मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, मतलब एप्लेट का मैकेनिज्म समझाऊंगा। लेकिन देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास माई एप्लेट एक्सटेंस एप्लेट, पब्लिक क्लास माई एप्लेट एक्सटेंस एप्लेट। तो एप्लेट का नाम क्या है, माई एप्लेट, मतलब क्लास का नाम क्या है, माई एप्लेट। तो इसको जब कंपाइल किया होगा हमने तो माई एप्लेट डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई होगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोड इक्वल टू माई एप्लेट डॉट क्लास। तो यहाँ पे जब ये पेज रन होगा तो ये एप्लेट का आउटपुट उस पेज में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एप्लेट को इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि अब के दिनों में ये एप्लेट डेप्रिकेटेड है, मतलब कि हम एप्लेट को बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर हमारे पास है तो और यूज करना चाहे हम तो कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने टेस्टिंग जब किया, ये इस एप्लेट को जब टेस्ट किया तो ये उसका आउटपुट है। ये ब्राउजर में नहीं आया, ये कमांड प्रॉम्प्ट से रन करवाया तो इस तरह का आउटपुट आया एप्लेट का। और ये जो अपना JSP पेज है, इसको जब ब्राउजर से रन किया तो ये उसका आउटपुट। ये यहाँ पे देखो अपना JSP पेज का आउटपुट, और उसमें बीच में ये इंसर्ट हुआ एप्लेट। ये एप्लेट में ऐसा कोड लिखा है कि अलग अलग कलर्स के रेक्टेंगल्स जनरेट हो, ऐसा कोड उसमें लिखा हुआ है। तो ये छोटा सा एग्जांपल कि जिसमें हमने एप्लेट को प्लगइन के जरिए अपने JSP में यूज किया। हैज एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस?
नो सर। जेएसपी पैराम एंड जेएसपी पैराम्स। अब हम एप्लेट को भी अगर पैरामीटर पास करना चाहे तो कर सकते, मतलब कि यहाँ से हम एप्लेट को इंसर्ट कर रहे हैं अपने पेज में, तो साथ ही यहाँ से हम अगर चाहे तो इस एप्लेट को पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें ये एलिमेंट दिए गए हैं जेएसपी पैराम्स, और उसके अंदर हमें लिखना है जेएसपी पैराम। The JSP param element is used with JSP plugin in a manner similar to the way that param is used within applet. applet में भी हम डायरेक्टली पैरामीटर पास कर सकते हैं HTML से भी। It is used to pass parameter to applet which can be accessed by get parameter method of applet. अब applet को अगर पैरामीटर्स पास हुए हैं तो उन पैरामीटर्स को applet के अंदर एक्सेस किया जाता है get parameter मेथड के जरिए, वेरी सिमिलर टू अवर सर्वलेट। सर्वलेट में भी हम गेट पैरामीटर मेथड यूज करते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट की मेथड है, और यहाँ पे जो गेट पैरामीटर मेथड है वो किसकी है? एप्लेट क्लास की है। Remember that JSP param follows XML syntax, so the attribute names must be in lowercase. Attribute values must be enclosed in single or double quotes. Attribute must end with slash and greater than sign, not only greater than sign. मतलब कि जो एट्रीब्यूट हम पास करते, पैरामीटर पास करते हैं, सिंटेक्स जो है उसकी वो XML सिंटेक्स है, तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, वो स्मॉल केस में है, बराबर। उनकी वैल्यू को सिंगल और डबल या डबल कोट्स में हमें लिखना होगा। द स्ट्रक्चर एज वी डिस्कस्ड वुड बी लाइक दिस। तो अभी जो हमने डिस्कस किया पैरामीटर पास करने का, वो कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स इस तरह से, JSP plugin type equal to applet, code equal to some class, width equal to 400, height equal to 400। ये हमने यहाँ पे applet इंक्लूड करने का कोड लिखा। अब उस एप्लेट को हम पैरामीटर पास करना चाहते हैं, JSP params, JSP param name equal to name, यहाँ पे पैरामीटर का नाम, फिर वैल्यू इक्वल टू सम वैल्यू। इस तरह से जितने पैरामीटर पास करने कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो नोटिस करना है वो क्या है, जितने भी पैरामीटर्स पास करने वो सभी पैरामीटर्स JSP पैराम्स के अंदर, JSP पैराम्स के अंदर JSP पैराम। आया समझ में? जितने भी पैरामीटर पास करने उतनी बार JSP पैराम लिखना पड़ेगा, और ये सभी JSP पैराम JSP पैराम्स के अंदर। JSP फॉलबैक, अगर कुछ रीजन की वजह से अगर एप्लेट डिस्प्ले नहीं हो सकती, तो ऐसे केस में अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो आप क्लाइंट को, तो उसके लिए ये हमें एलिमेंट दिया गया है कि जो हम JSP प्लगइन के अंदर यूज कर सकते हैं, JSP फॉलबैक। दिस एलिमेंट इज यूज्ड विद JSP प्लगइन फॉर प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट टेक्स्ट टू द ब्राउजर्स दैट डोंट सपोर्ट ऑब्जेक्ट और एम्बेड टेक्स्ट। इट कैन बी यूज्ड एज JSP प्लगइन और उसके अंदर फिर JSP फॉलबैक, फिर आपका मैसेज, और देन JSP फॉलबैक ओवर। यहाँ पे JSP फॉलबैक में जो कोड लिखा है आपने वो कब रन होगा, अगर एप्लेट किन्हीं वजह से डिस्प्ले नहीं हो सकती, तब ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब देखो ये यहाँ पे छोटा सा एक HTML पेज है जिसमें अगर एप्लेट डिस्प्ले नहीं हो सकती तो यहाँ पे हमने जो एरर लिखी है वो डिस्प्ले होगी। देखो सपोज कि ये माई एप्लेट 2 है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने जो एरर डिस्प्ले की है वो डिस्प्ले होगी। अब हमने सपोज देखो ये एप्लेट 2 दूसरा एक एप्लेट बनाया है, उसमें ऊपर देखो, ऊपर जो कमेंट्स लिखी है उसमें से पैराम लिखा है, पैराम। यहाँ पे बताया ना आपको कि जैसे हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं JSP में, उसी तरह से हम एप्लेट में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर हमें एप्लेट के जरिए पैरामीटर पास करने हो तो पैराम का यूज होता है। किसका यूज होता है? पैराम। तो देखो यहाँ पे एप्लेट में ही शुरू में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो क्या लिखा? पैराम। फिर पैरामीटर का नाम क्या दिया? मैसेज। वैल्यू इक्वल टू हेलो फ्रॉम NJSMTI। तो ये मैसेज एक पैरामीटर की तरह से पास होगा, और देखो यहाँ पे नीचे हमने उसको एक्सेस किया है गेट पैरामीटर मैसेज। तो मैसेज की जो वैल्यू है हेलो फ्रॉम NJSMTI वो किस में आ जाएगी? मैसेज में, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले किया है। देखो मैसेज इक्वल टू
अगर मैसेज नल नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले होगा या नो मैसेज डिस्प्ले होगा। हेलो फ्रॉम NJSMTI। ये एप्लेट को कमांड विंडो से रन करवाया है, ब्राउज़र से नहीं। ये दूसरा एग्जांपल जिसमें हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ पे एप्लेट से पैरामीटर पास नहीं कर रहे, लेकिन हमने JSP पेज से पैरामीटर पास किया है। देखो यहाँ पे JSP पैराम्स और उसके अंदर JSP पैराम नेम इक्वल टू मैसेज एंड वैल्यू इक्वल टू हेलो फ्रॉम NJSMTI। अब ये JSP पेज जब रन होगा तो उसके अंदर एप्लेट रन होगी और उस एप्लेट को एक पैरामीटर पास होगा मैसेज हेलो फ्रॉम NJSMTI। देखो ये ब्राउजर में रन हुआ, ठीक है। तो ये जो आउटपुट मैंने आपको बताया कि कमांड विंडो से रन किया, वो डेवलपर के लिए है। डेवलपर जब एप्लेट को बनाता है तो टेस्टिंग तो करना चाहेगा, तो वो कमांड विंडो से ही डायरेक्टली उसको टेस्ट कर सकता है। लेकिन जब वो क्लाइंट के लिए हम एक्चुअली उसको रखेंगे तो वो किसी वेब पेज में रखेंगे और ऐसे वो ब्राउजर से रन होगा, ठीक है। तो ये था एप्लेट्स को इंक्लूड करना JSP में। We will look at practical also, but let me ask if any doubts are there.